हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिविल सर्विसेज जेनेसिस में। जैसा कि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, अभी पॉलिटी की क्लासेस हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। तो ये हमारी उसी सीरीज़ में 7th क्लास होगी और आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक होगी वो हमारी वो सिटीजनशिप की होगी। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट हैं और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग चीज़ें फिर से रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे सिटीजनशिप होती क्या है। बेसिकली सिटीजनशिप क्या होती है, ये अगर सवाल मतलब इससे शुरू करते हैं। वैसे ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिटीजनशिप से आप लोग समझते क्या है। सिटीजनशिप से मेनली क्या है कि ये पता है, ये लीगल रिकॉग्निशन होती है। लीगल रिकॉग्निशन होती है जिसमें मतलब मेंबरशिप के लिए वो दी जाती है कि यहाँ भैया आप हो गए हमारे स्टेट के, हमारे पर्टिकुलर स्टेट के नेशन के मेंबर हैं। ये मेंबरशिप की एक लीगल रिकॉग्निशन होती है। अब ये इसका बेनिफिट क्या होता है इसमें, मतलब लीगल रिकॉग्निशन का। तो इसके मतलब ये क्या होता है कि हम जब जिस भी स्टेट की सिटीजनशिप यानी कि मेंबरशिप की हमें लीगल रिकॉग्निशन मिलती है, वहाँ के हम लोग फुल मेंबर माने जाते हैं। फुल मेंबर जो भी सिटीजन होगा फुल मेंबर माने जाएंगे। और एज ए फुल मेंबर हमें कुछ राइट्स मिलते हैं उस स्टेट के द्वारा कि हमें जैसे कि सिविल और पॉलिटिकल राइट होते हैं। तो फुल मेंबर वो राइट मिलते हैं हमें, सिविल एंड पॉलिटिकल ये राइट्स हमें मिलते हैं एंजॉय करने के लिए। साथ ही साथ ये और चीज़ें करती हैं जैसे कि आपको कुछ ड्यूटी भी निभानी पड़ती है अपने स्टेट के प्रति। तो ये वाली हम लोग चीज़ देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। वो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी फंडामेंटल ड्यूटी की। अब हम लोग पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में। तो अच्छा, तो वो अब जैसे कि अब एज ए सिटीजनशिप कुछ तो प्रिविलेज मिलती होगी, कुछ तो राइट होते होंगे जो जहाँ से मिल रहे हैं। तो वो सिटीजनशिप जिस कंट्री की मिल रही है ना, तो हमें वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल राइट दी जाती हैं जो कि बाकी लोगों को नहीं मिलती हैं। और बाकी जो लोग होते हैं नॉन सिटीजनशिप, उन्हें क्या कहते हैं, एलियंस। तो ये एलियंस क्या होते हैं, ये किसी और जगह के वो सिटीजन होते हैं। मतलब वो किसी और स्टेट के सिटीजन ऑफ अदर स्टेट हैं। जैसे कि हम सिटीजन, हमारे लिए पाकिस्तान का कोई अगर सिटीजन होगा वो हमारे लिए एलियन होगा। हमारे लिए कोई अगर अमेरिका का सिटीजन होगा तो हमारे लिए एलियन होगा। एलियन में भी दो टाइप के होते हैं, एलियंस में भी दो टाइप के होते हैं। ये एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस होते हैं, और एक होते हैं आपके एनिमी एलियंस। तो एनिमी फ्रेंडली एलियंस जिन जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो हमारी फ्रेंडली एलियंस हुए। जैसे यूएसए हुआ, फ्रांस हुआ, रसिया हुआ। ये लोग हमारे जो भी यहाँ के सिटीजन हैं वो फ्रेंडली एलियंस हैं। और जो एनिमी एलियंस होते हैं जैसे पाकिस्तान है, तो ये एनिमी एलियंस है। ठीक है। और इस तरीके से नहीं कह सकते मतलब कि पाकिस्तान को डायरेक्टली कि, बट इसमें क्या है कि जिनके साथ अगर कोई हमारी वॉर चल रही है, किसी कंट्री के साथ वॉर है, तो उस कंट्री के पर्टिकुलरली मतलब सिटीजन को उस टाइम के लिए एनिमी एलियंस बोलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन मेनली आए हुए कहाँ से हैं। अब उन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अच्छा, इस पे हम लोग देखेंगे कि जैसे अब ये पूछा जाता है कि वो कौन कौन से राइट्स हैं जो मतलब सिटीजन्स को और एलियंस को अलग करते हैं। तो देखिए, हम एज ए इंडियन सिटीज़न को कुछ राइट्स हैं जो कि मिले हैं, केवल इंडियन ही उसे मतलब वो राइट मिली है। जैसे कि आर्टिकल 15 हुआ, 16 हुआ, फिर उसके बाद आर्टिकल 19 हुआ, उसके बाद 29 हुआ, उसके बाद आर्टिकल 30 हुआ, प्लस प्लस राइट टू वोट, फिर उसके बाद राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ये सब जो चीज़ें हैं, और या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने के लिए कोई मतलब मेंबर क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। तो ये भी यहाँ से ये चीज़ जो है ना, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिकल, या तो आर्टिकल दे दिया जाएगा और उससे पूछेगा कि ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है या एलियंस के लिए भी किसके लिए एप्लीकेबल है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे
कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 और राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, ये सब चीज़ें। तो ये हम लोग चीज़ ध्यान रखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स बस इंडियन सिटीजन को मिले हैं। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। तो आप लोग को पता ही है कि आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 16 राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉय। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन का है। फिर उसके बाद आर्टिकल 29, 30 ये जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है। उसी तरह राइट टू वोट इन इलेक्शन, ये चीज़ें हैं। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट है। और ये सब जो चीज़ें हैं ये पर्टिकुलरली इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, ना कि किसी एलियंस को। तो ये हम लोग चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हुई कि अब तो एलियंस का कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कि एलियंस क्या है, वो सिटीजन किसी और स्टेट के हैं, उनको कोई ये सब राइट्स नहीं मिलती हैं। तो उसमें भी फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियंस का आप लोग मतलब समझ गए हैं। अब अच्छा ये देखा जाए कि अब जैसे सिटीजनशिप अगर मिल गई तो उसके साथ ही साथ अगर आप राइट अगर एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, जो आपको निभानी पड़ती है स्टेट के प्रति। जैसे कि टैक्सेस पे करने की, हालांकि टैक्सेस पे करने की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंस्क्राइब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर भी मतलब आपको टैक्स पे करना चाहिए, सम ड्यूटी, मतलब एज अ ड्यूटी। नेशनल फ्लैग हुआ, नेशनल एंथम हुआ, उसे रिस्पेक्ट देनी मतलब देनी चाहिए। और एक मतलब एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जो ये वाली चीज़ है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो हैं हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये सिटीजनशिप वाला जो पार्ट है, सिटीजनशिप वाला पार्ट जो है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि पार्ट सेकंड में है। वो हमारी क्लास आप लोग जब देखिएगा पार्ट्स एंड शेड्यूल्स वाली, उसमें होगी। सिटीजनशिप कौन से पार्ट में, पार्ट सेकंड में। आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। अब उसमें ये है कि अब अच्छा ये देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, और उसमें मतलब लॉ के अंदर, क्योंकि आप लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप ये सब एक्ट वगैरह सुनते होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न कि ये एक्ट अलग से कहाँ से आया, किस तरीके से, तो ये चीज़ है हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कौन। अच्छा ये खास बात इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात। कॉन्स्टिट्यूशन ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ ही प्रोविज़न है। जैसे कि ये बस कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या करता है कि ये बस जो जिस दिन मतलब कमेंस हुआ ना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन बस बताता है कि हमारे सिटीजन्स कौन कौन से हैं, इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन से हैं। तो वो मतलब कि कौन से दिन कमेंस हुआ था हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो है 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन, इस डेट को कौन कौन से लोग हमारे कंट्री के सिटीजन्स होंगे, कौन कौन से लोग नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बस इसी दिन तक के सिटीजन के लिए वो बताता है कि आज की डेट में कौन सिटीजन है। तो ये मतलब ये हमेशा याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जहाँ पे कमेंस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन जिस डेट पे, वहाँ पे वो बताता है कि कौन कौन से पीपल हमारे सिटीजन्स होंगे, ठीक है। और बाकी जिम्मेदारी जो है, बाकी जिम्मेदारी क्या है, उसने क्या दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दे दिया कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉ और कानून ले आएगी और सिटीजनशिप के पूरे उसको रेगुलेट करेगी, पूरे इकोसिस्टम को रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने इसी पावर के जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दी थी, उसने क्या किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 ले आया पार्लियामेंट ने। और उसी के तहत हमारी जो आगे भी अमेंडमेंट आते हैं, जो कि जैसे 2019 में आया, उसके पहले 2003 में आया था, तो अमेंडमेंट उसमें होते रहते हैं। लेकिन जो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब आया, जब इन्फोर्स हुआ, जब इनेक्टमेंट उसका हुआ, तो उस डेट पे केवल कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है कि उस डेट पे कौन कौन से हमारे कंट्री के सिटीजन हो सकते हैं,
ठीक है। और एक खास बात और है कि इंडिया क्या है, बस सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप ही, अब कोई भी इंडियन केवल सिंगल सिटीजनशिप ले सकता है। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि जैसे यूएसए में क्या है ना, यूएसए में क्या है कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और सेंटर की अलग फेडरल मतलब सिटीजनशिप होती है। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में क्या कंसेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो, किसी भी रीजन का हो इंडिया में, उसकी एक ही सिटीजनशिप कहलाएगी जो कि होगी इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है। और यूएसए जैसे यूएसए कंट्री में यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, यही हाल स्विट्ज़रलैंड में भी है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड में डुअल सिटीजनशिप है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बने हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आई कि जब आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल हमारे वो हैं इम्पॉर्टेंट, मतलब कुछ सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं। तो अभी हम लोगों ने बताया कि आर्टिकल कौन कौन से वो हमारे वो थे। तो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। तो हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 कौन कौन है। तो आर्टिकल 5 बताता है कि हमारा एट द कौन कौन से सिटीजन कौन कौन से होंगे, मतलब वो सिटीजनशिप का स्टेटस बताता है कब, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, आप लोग को ये डेट पता होनी चाहिए, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारे जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया, यानी कि इनेक्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये चीज़ जो है। और अच्छा, पहली बार कब वो हुआ था, तो वो उसकी डेट हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि 26 नवंबर 1949 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो दिया गया था। लेकिन फाइनली इसे अडॉप्ट कर, मतलब इन्फोर्स कब किया गया, इन्फोर्समेंट 26 जनवरी 1950 के थ्रू हुआ। ठीक है, तो ये रही सिटीजन। आर्टिकल 5 किसकी बात करता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसी तरीके से हम लोग देखते हैं आर्टिकल 6 किसका, तो ये क्या बात करता है कि जो भी लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए ना कुछ सिटीजन्स, तो उनके लिए वो स्पेशल राइट की बात करता है। मतलब उन सिटीजनशिप की उन राइट्स की, मतलब जो लोग पाकिस्तान से कुछ ऐसे पर्सन से ऑफ सर्टेन पर्सन, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हम लोग चीज़ ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 6 में क्या है कि उन राइट टू सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, उन कुछ पर्सन्स के लिए स्पेशल राइट की बात की गई थी। तो आर्टिकल 6 में इससे रिलेटेड। आर्टिकल 7 क्या है, अब उसी तरीके से ये भी जो पाकिस्तान से कुछ माइग्रेंट्स इंडिया में आया ना, तो उनके राइट्स की बात की गई है कि उनके मतलब सिटीजनशिप राइट की बात की गई है, वो आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में है, आर्टिकल 7 में सिटीजनशिप राइट ऑफ सर्टेन माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 8 रिलेटेड है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं उनके सिटीजनशिप राइट की बात हो रही है। मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि कहाँ रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे हैं, उनके सिटीजनशिप राइट की बात कर रहा है आर्टिकल 8। ठीक है, सिटीजनशिप राइट की बात कर रहा है आर्टिकल 8। फिर आर्टिकल 9 की बात करते हैं। आर्टिकल 9 की बात है, आर्टिकल 9 में क्या कहता है कि अगर कोई भी सिटीजन है, अगर वो वॉलंटरली मतलब अपने मन से किसी अदर स्टेट की सिटीजन, किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, तो वो हमारे यहाँ से सिटीजनशिप उसे ऑटोमेटिकली वहाँ से उसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल सिंगल सिटीजनशिप की मान्यता देता है। तो जैसे ही अगर हम किसी दूसरे देश का मतलब सिटीजनशिप लेते हैं ना अपने वॉलंटरी तरीके से, मतलब अपने खुद के मन से, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी इंटिमिडेशन के, बिना एल्योरमेंट के, किसी भी चीज़ के बिना, मतलब खुद अपने इच्छा शक्ति से अगर लिया है, तो वो क्या होगा, ये आर्टिकल 9 कवर करता है। ठीक है,
इसमें लिखा गया है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो मतलब आर्टिकल 5 के थ्रू, आर्टिकल 6 के थ्रू, आर्टिकल 8 के थ्रू जो भी सिटीजनशिप रहा है इस कंट्री का, अगर उसने दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया तो क्या होगा ऐसे केस में, वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो देगा। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 10 रिलेटेड बात करता है कि सिटीजनशिप राइट की कंटिन्यूएंस की बात करता है। उसमें क्या है कि जैसे कि जो भी पर्सन है, अगर जिसे इंडिया की सिटीजनशिप मतलब दी जा सकती है या दी है वो सिटीजन, तो वो किसी भी तरीके से मतलब उसकी सिटीजनशिप वो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया ना, पार्लियामेंट के लॉ बनाने के हिसाब से वो रेगुलेट होगी। ठीक है, ये आर्टिकल 10 रहा। आर्टिकल 11 रही बात। आर्टिकल 11 में क्या है बात कि जो लॉ बनेगा, लॉ जो कि रेगुलेट करने के लिए सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए जो भी लॉ बनेगा उसे कौन बनाएगा, वो पार्लियामेंट को। और ये पावर इसे कहाँ मिली है, कहाँ से मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो ठीक है, तो सिटीजनशिप से अब यहाँ से हम लोग ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि क्योंकि लॉ केवल पार्लियामेंट बना सकता है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट थिंग्स, तो ये यूनियन लिस्ट का भी पार्ट है। तो सिटीजनशिप किसका पार्ट है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्योंकि अब ये पार्लियामेंट को पावर दी क्यों गई, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 11 कि कौन लॉ कौन रेगुलेट करता है, इसका मतलब कौन बनाता है। सिटीजनशिप के प्रोविजंस को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्विजिशन और ये लॉस ऑफ सिटीजनशिप से कोई बात ही नहीं करता है कि कौन एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप, कैसे वो कोई पर्सन जो है सिटीजन जो है लूज़ कर सकता है सिटीजनशिप। तो उसने क्या किया कि पार्लियामेंट को ये लॉ बनाने के लिए एम्पावर किया। और उसी पावर के अंदर जो पार्लियामेंट ने कौन सा सिटीजनशिप एक्ट 1955 इनेक्ट किया, जो कि नंबर ऑफ़ टाइम अमेंड किए गए, जो कि मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो 2019 में है। तो ये बातें हम लोगों ने देख ली कि सिटीजनशिप का मतलब सिटीजनशिप की बात जो है, इंडियन सिटीजनशिप बस इंडिया बस कॉन्स्टिट्यूशन बस सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। यूएसए और स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री में डुअल सिटीजनशिप भी है। ठीक है, मतलब एक साथ स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अलग होती है। जैसे कि अगर डुअल सिटीजनशिप इंडिया में होती तो क्या मतलब होता कि अगर कोई यूपी का रहने वाला है या उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी यूपी और उत्तराखंड की अलग सिटीजनशिप होगी और एज ए इंडियन सिटीजनशिप अलग होगी। तो एज ए यूपी का मेंबर उसे अलग कुछ राइट्स मिलेंगे और एज ए इंडिया उसे कुछ अलग राइट मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कौन से आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड चीज़ें को रेगुलेट करे, आर्टिकल 11 के थ्रू। कौन सा एक्ट पहली बार वो हुआ था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसको नंबर ऑफ़ टाइम अमेंड किया गया। ठीक है, कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप से डील करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से किस किस तरीके से सिटीजनशिप ली जा सकती है, किस किस तरीके से खोई जा सकती है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से, तो अब हम लोग शॉर्ट में बस देखेंगे कि किस तरीके से। तो सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके मतलब लॉ में बताए गए हैं। सिटीजनशिप एक्वायर, अब हम लोग प्रोविज़न क्या है, प्रोविज़न हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन के थ्रू अगर वो आएगा कि बाय बर्थ कौन कौन से लोग सिटीजन हो सकते हैं, बाय डिसेंट कौन हो सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन कौन से होते हैं, और लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बने हैं वो हम लोग देखते रहेंगे। तो ठीक है, पहला तो तरीका है बाय बर्थ, दूसरा तरीका है बाय डिसेंट, तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ बाय नेचुरलाइजेशन, अब फिफ्थ है बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। अब इसमें ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बात है, इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग कौन कौन से मतलब इसमें जैसे पूछता है क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, इसमें तो बाय बर्थ तो आप लोग जानते हैं कि जो बर्थ से लेगा तो इसकी प्रोविज़न हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इससे अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा मुझे देखने में नहीं बनाया। डिसेंट में क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब यहाँ का ऐसा पर्सन जो कि
अ पर्सन हु बॉर्न आउटसाइड इंडिया एंड विल बी कंसिडर्ड ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि जैसे कि अगर उसका कोई फादर हो सिटीजन या उसके पेरेंट्स सिटीजन हो, इस एक डेट दी गई है उसके आस अराउंड, अगर उनके फादर सिटीजन रहे हों इंडिया के, या उनके दोनों पेरेंट इंडिया के सिटीजन रहे हों, या कोई भी दोनों पेरेंट्स में से कोई भी रहा हो, इस तरीके से वो लोग डिसेंट के थ्रू सिटीजनशिप लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन में क्या है, अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर सिटीजनशिप इंडिया की लेनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि जब भी वो रजिस्टर करेगा तो उसके पहले कम से कम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो कम से कम 7 ईयर्स का प्रोविज़न है कि कम से कम वो 7 साल इंडिया में, मतलब एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह, मतलब एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह इंडिया में रहे। कम से कम 7 साल उसे पहले रहना पड़ेगा। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि ये 7 साल इसको पहले रहना पड़ेगा, फिर वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन का माध्यम उसका बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद आती है कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि वो एप्लीकेशन अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो क्या करती है कि वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है नेचुरलाइज्ड पर्सन का, मतलब कि हाँ आप मतलब यहाँ के अब नेचुरल पर्सन माने जा सकते हैं और सिटीजनशिप आपको दे देगा। लेकिन इसमें क्या है कि किसी भी फॉरेनर को मिलेगा, लेकिन वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट कौन कौन से होते हैं? इलीगल इमिग्रेंट ऐसे इमिग्रेंट है ना, जैसे कि मान लीजिए कि वो बिना वीज़ा या बिना उसके इंडिया में आ गए हैं, कि इलीगली इंटर किए हैं इंडिया में, या मतलब कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। तो वो जैसे कि पहले देख लेते हैं इलीगल इमिग्रेंट कौन से होते हैं। इलीगल इमिग्रेंट कौन होते हैं? इलीगल इमिग्रेंट वो होते हैं कि उनके पास नो ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब कोई नो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आप लोग को पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब उससे चीज़ें नहीं हैं। या तो वो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ घुसा हो, लेकिन अगर वो जो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है अगर वो 6 साल के लिए बस अलाउ करता है इंडिया में रहने का, और आप रह रहे हैं 7 साल, तो उसके बियॉन्ड टाइम पीरियड भी आप चाह रहे हैं, तो वो क्या होता है, इलीगल इमिग्रेंट ही आप कहलाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें भी नेचुरलाइजेशन में भी एक कंडीशन है जो कि हमेशा पूछता रहता है कि कौन सी कंडीशन उसमें है। अब जैसे इसमें क्या कंडीशन है कि आपको टोटल जो है क्या करना है, इसके प्रोविज़न में है कि जब भी आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 12 महीने पहले आपको ये प्रोसेस करनी पड़ती है। और उसके पहले कम से कम लास्ट 14 ईयर्स में कम से कम 11 ईयर्स आप इंडिया में ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह रह सकें। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके से कि इसमें अगर वो ईयर पूछता है कि कितने मतलब मिनिमम ईयर्स आपको ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए रहने पड़ते हैं, तो ये 11 ईयर्स होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। वो भी 11 ईयर्स, ये कब, जब मतलब हम 12 महीने पहले का वो देखते हैं, तो टोटल ये लगभग मतलब ना, जैसे क्या होता है ये लास्ट 14 ईयर्स में आपको 11 ईयर्स कम से कम ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह यहाँ पे रहना पड़ेगा। अब बात आती है बाई एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। तो एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी में क्या है, एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बाहर की टेरिटरी जो हुई, अगर इंडिया ने उसे एक्वायर कर लिया, तो वहाँ के जितने लोग हुए हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। तो ठीक है, सिटीजनशिप एक्वायर करने कौन कौन से बर्थ का तरीका है, डिसेंट का तरीका, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। और जो बात रही ना ये ईच नंबर ऑफ़ ईयर्स की, तो ये लोग जब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ईयर का मतलब क्या है। 7 ईयर्स, 11 ईयर, 14 ईयर, इसका कंसेप्ट हम लोग बस रजिस्ट्रेशन में आप याद रखना कि 7 ईयर्स का कंसेप्ट है कि मिनिमम क्राइटेरिया ये सेट की गई है कि 7 साल कम से कम रजिस्ट्रेशन करने से पहले 7 साल कम से कम ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह अब रहे हों। अब बात आती है कि सिटीजनशिप किस किस तरीके से ली जा सकती है आपकी। तो उसमें है कि अगर या तो आप वॉलंटरली खुद रिनंसिएट कर दें, मतलब वो कर दें, ख़त्म कर दें कि नहीं हम खुद ही मतलब सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं किसी, तो उसमें अब हम लोग देखेंगे
लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। इसमें 3 तरीके हैं, बाय रेनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रीवेशन। तो बाय रिनंसिएशन का मतलब क्या है कि रिनंसिएशन का मतलब कि खुद आपने मतलब जो एक फुल एज में कोई भी अगर सिटीजन है जो कि मान लीजिए फुल एज और कैपेसिटी में है, जैसे मान लीजिए कि 18+ अभी तक माना जाता है कि हाँ ठीक है, और उसने क्या किया है कि अगर किसी कंट्री की किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है, और वो डिक्लेयर कर रहा है कि हम अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, तो ये रिनंसिएशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर सिटीजन ही, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही वो खुद मतलब वॉलंटरली ये डिक्लेयर करता है कि हम सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हुई कि। और फिर दूसरी चीज़ आती है टर्मिनेशन से। तो टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब कोई भी इंडियन सिटीजन क्या होता है वॉलंटरली करता है सिटीजनशिप, अगर वो करता है किसी दूसरे कंट्री की लेता है, जैसे ही दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप अगर वो एक्वायर करता है, भले वो डिक्लेयर करे या ना करे, उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप होगी वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दी जाएगी, क्योंकि इंडिया बस सिंगल सिटीजन। रिनंसिएशन में क्या है, वो डिक्लेयर करता है, जो भी रहता है वो डिक्लेयर करता है। टर्मिनेशन में क्या है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है सिटीजनशिप, जैसे ही कोई पर्सन हो वो दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप ले। डेप्रीवेशन में क्या है, इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशन दी गई हैं कि ऐसे केस में कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिस केस में क्या होगा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो कंपलसरी रूप से आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। जैसे कि उसमें क्या है, मतलब इसमें कंपलसरी टर्मिनेशन है और वो कुछ कंडीशन दी गई हैं, कुछ थ्रेशोल्ड बनाए गए हैं कि ये थ्रेशोल्ड जैसे ही आपने ब्रीच किया उसके बाद वो हो जाएगा। अब जैसे क्या है कि या तो आपने सिटीजनशिप ली है, जो सिटीजनशिप जो ली है किसी पर्सन ने वो फ्रॉड से ली है वो हो जाएगा, या किसी ने डिसलॉयलिटी दिखाई टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिसलॉयलिटी दिखाई तो वो। फिर अगर क्या हुआ कि कोई भी पर्सन जो कि यहाँ से नेचुरलाइजेशन से या रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप यहाँ की एक्वायर किया है, इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया है, और आने वाले 5 साल के अंदर ही, मतलब जैसे ही एक्वायर हुई सिटीजनशिप या तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू या रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो नेक्स्ट 5 ईयर में अगर वो कम से कम मतलब किसी दूसरे कंट्री में अगर 2 साल के लिए भी अगर इम्प्रिजनमेंट मतलब उसे मतलब इम्प्रिजन किया जाता है, तो ऐसे केस में उसे ये आके मतलब डिप्राइव कर दिया जाएगा उसे इंडियन सिटीजनशिप से। मतलब क्या है कि अगर इसमें दो काइंड ऑफ, जो नेचुरलाइजेशन के थ्रू और जो पर्सन हुए रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जो सिटीजनशिप इंडियन सिटीजनशिप जिसने ले ली है और कल जाकर यूएसए में मतलब नेक्स्ट 5 ईयर के बीच पीरियड में ही अगर जाके यूएसए में कहीं वो हो जाता है, उसने वो कर लिया, कम से कम 2 साल की जेल हो गई उसे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसकी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर दिया जाएगा उससे, ठीक है। अब या तो एक और केस होता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि इंडियन सिटीजनशिप और लगातार वो 7 साल के प्लस ईयर में प्लस मतलब कम से कम 7 साल तक किसी और कंट्री में लगातार वहीं रहा है विदाउट इन्फॉर्मिंग कि हम किस वजह से, किस कारण की वजह से हैं ये चीज़ें, ठीक है। उसी तरीके से है कि या तो किसी वॉर के टाइम पे अगर मान लीजिए किसी कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही है और किसी इंडियन सिटीजन ने किसी के साथ अनलॉफुली इलीगली वो किया है, कोई ट्रेड किया है, कोई बातचीत की है, तो ऐसे केस में भी सिटीजनशिप को से किसी पर्सन को डिप्राइव किया जा सकता है। तो ये सब तो बात रही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की, और बाकी कुछ कंसेप्ट हैं जैसे कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर उसके बाद उनके क्या क्या वो मतलब होते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, क्या चीज़ होती है, प्लस उसके अलावा जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरीके से हमें चीज़ें करनी हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन की बारी। देखिए अब इसमें क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कौन कौन से, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 5 किस चीज़ की बात करता है ये आप लोग को पता ही है। आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के दिन पे कौन कौन से लोग सिटीजनशिप होंगे, सिटीजनशिप जिन्हें किन्हें मिलेगी,
उन्हें, मतलब सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 क्या है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 क्या है? राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, माइग्रेंट टू पाकिस्तान, मतलब कुछ इंडिविजुअल जो हुए इंडिया से पाकिस्तान गए तो उनकी राइट, मतलब क्या है? आर्टिकल 6 में वहाँ से आने वालों की, पाकिस्तान से आने वालों की मतलब सिटीजनशिप राइट की बात हुई थी। और आर्टिकल 7 में क्या है? यहाँ से जाने वालों की सिटीजनशिप राइट की बात हुई है। आर्टिकल 8 में तो ये तो ठीक हो गया, एट कमेंसमेंट हुआ। आर्टिकल 6 में क्या है? माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 में माइग्रेंट टू पाकिस्तान, इनसे सिटीजनशिप की राइट से रिलेटेड हुआ है। आर्टिकल 8 में क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करता है। आर्टिकल 9 क्या है? जो कि अगर कोई भी सिटीजन होगा इंडिया का, अगर उसने वो किया, एक्वायर किया किसी फॉरेन स्टेट की, एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, तो यहाँ की सिटीजनशिप वो लूज़ कर देगा। आर्टिकल 10 में क्या है? मतलब वो चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से राइट्स ऑफ सिटीजन को कंटिन्यू रखा जा सकता है, ठीक है, वो लॉ के थ्रू किस तरीके से कंटिन्यू और उसे रखने के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है सिटीजन से चीज़ें रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। और इसके लिए पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ इनेक्ट किया था? सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें टाइम पे वो चीज़ होती रही है, अमेंडमेंट होते रहे। वो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो हमारे यहाँ इंडियन सिटीजनशिप कौन सी है? सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने और देखी थी कि ये सिंगल सिटीजनशिप आया कहाँ से था। सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट जो है ये ओरिजिनली अडॉप्ट कहाँ से किया गया था? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे चीज़ें हैं जो दूसरे कंट्री से अडॉप्ट किए गए थे। तो ये सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्टेड फ्रॉम, इट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से ये अडॉप्ट किया गया था। इसका मतलब सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट कहाँ कहाँ है? इंडिया में है। लिया कहाँ गया था? यूके से लिया गया था सिंगल सिटीजन। अब डुअल सिटीजनशिप की बात हम लोगों ने की थी कौन कौन से कंट्री में? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इंडियन सिटीजन और कौन कौन से आर्टिकल? 5 to 11 आर्टिकल हमारे इंडियन सिटीजनशिप। पार्ट कौन सा है? पार्ट 2 है। कौन कौन से तरीके से वो किया जा सकता है, सिटीजनशिप ली जा सकती है? तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। फिर उसके बाद किस तरीके से वो सिटीजनशिप लूज़ की जा सकती है? बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन या बाय डिप्रीवेशन। ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ करेक्ट? तो करेक्ट की बात, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें क्या है? डुअल सिटीजनशिप तो नहीं, हमारे यहाँ कौन सी है? सिंगल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट। सिंगल सिटीजन, अब देखिए यही नहीं देखेंगे सिंगल सिटीजन ऑफ स्टेट, सब पूरा टोटल क्वेश्चन, मतलब टोटल जो है ना स्टेटमेंट पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों देखते हैं? सिंगल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट, अब स्टेट की बात की है, लेकिन देखिए अगेन सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल इंडिया। आप स्टेट की अगर बात करेंगे, अगर सिंगल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट, तो मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेट के हैं उसी के सिटीजनशिप। यूपी के हैं तो यूपी के सिटीजन, बिहार के हैं तो बिहार के सिटीजन, यूके के हैं तो यूके के सिटीजन, इस तरीके से। तो सिंगल सिटीजनशिप कहाँ? होल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो यही करेक्ट है। फिर भी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट, अभी कंफर्म नहीं है। डुअल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अनदर कंट्री, तो ऐसा तो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल इंडिया, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई, तो हमारे यहाँ कौन कौन से तरीके थे? बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, ये चीज़ें, ये 5 वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। तो अब इसमें से देखते हैं। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई, बर्थ से तो कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से भी होता है, एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड, डिपॉजिटिंग मनी इन द इंडियन बैंक, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई,
एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड, मतलब अगर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी हो गई, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, तो ये तो हो सकती है। डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक, ये तो भाई कैसे हो सकता है, तो ये चीज़ नहीं है, कैन नॉट पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, तो सी ऑप्शन जो है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी ये हमारा सही होगा, लेकिन फोर्थ हमारा गलत होगा। अब रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच पार्ट ऑफ द पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, तो पार्ट हमें तो एकदम याद होना चाहिए, पार्ट कौन सा था हमारा, पार्ट सेकंड था सिटीजनशिप से रिलेटेड। अच्छा, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वो पार्ट, ये जो पार्ट दिए गए हैं ये कौन कौन से पार्ट हैं जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है। तो अगर पार्ट फर्स्ट की बात की जाए, पार्ट फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई थी। पार्ट सेकंड जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अब पार्ट सेवन्थ है, पार्ट सेवन्थ कौन सा था, पार्ट सेवन्थ आप लोग को याद हो कि वो डिलीट कर दिया गया था, जहाँ पे बात की गई थी कि फर्स्ट शेड्यूल में कुछ स्टेट बी की बात की गई थी, कि मतलब स्टेट इन पार्ट बी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में पहले थे, तो इसे पार्ट 7 को तो डिलीट कर दिया गया। पार्ट 9 तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ये किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पार्ट 9। तो सिटीजनशिप कौन से किससे रिलेटेड है, पार्ट सेकंड से। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप इफ़ ही और सी, तो अभी हम लोगों ने देखा ना था कि सिटीजनशिप लूज़ किन किन वे के थ्रू हो जाता है। सिटीजनशिप जैसे या तो बाय रिनाउंसिएशन हो जाता है, या बाय टर्मिनेशन होता है, या डिप्रीवेशन। तो देखते हैं, रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप, तो ये रिनाउंसिएशन वाला पार्ट है। रिनाउंसिएशन जिसमें वो कोई भी पर्सन वॉलंटरली ये डिक्लेयर करता है कि हम इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, तो ये चीज़ हो गई, ये करेक्ट स्टेटमेंट। वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो इस केस में क्या होता है कि उसकी वो जब ये वॉलंटरली एक्वायर करता है ना सिटीजनशिप, तो उसकी सिटीजनशिप जो इंडियन सिटीजनशिप होती है वो टर्मिनेट कर दी जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मैरिज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, तो ये तो कोई प्रोविज़न है नहीं कि मैरी अगर कर लेता है सिटीजनशिप में, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। क्रिटिसाइजेज द गवर्नमेंट, अब ये क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ऐसा तो क्रिटिसाइज़ करके तो कोई को भी वो कर सकते हैं, तो क्रिटिसाइज गवर्नमेंट का ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें हम लोग कौन सा ऑप्शन हम लोग सही होगा, 1 और 2 ओनली। इसके अलावा हमारा कौन सा डेप्रीवेशन में हम लोगों ने देख लिया, डेप्रीवेशन की कंडीशन कौन कौन सी थी, जैसे कि डेप्रीवेशन किस तरीके से, मतलब वो कंपलसरी टर्मिनेशन हो जाती है इंडियन सिटीजनशिप की, और करता कौन है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये करता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका आंसर होगा सी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा, कि कौन किसको सिटीजनशिप मिलेगी, क्योंकि पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि ये यूनियन का पार्ट है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का पार्ट है, तो इसलिए पूरा कंट्रोल इसमें पार्लियामेंट का रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, वो डिसाइड करती है। तो जो डेप्रीवेशन में है, जो कि कंपलसरी टर्मिनेशन हो रही है इंडियन सिटीजनशिप की, तो वो कौन करता है, किसके थ्रू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जैसे उसमें कौन कौन से कंडीशन दिए गए थे, या फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप ली गई है, या डिसलॉयल्टी दिखाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन को, या तो मतलब किसी तरीके से ट्रेड हुआ, अनलॉफुल ट्रेड या कम्युनिकेशन किया गया है किसी एनिमी कंट्री से, या अगर हम रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप लेते हैं इंडिया की, और फिर बाद में जाके नेक्स्ट 5 ईयर के पहले ही उसी बीच में कहीं भी दूसरी कंट्री में 2 साल के लिए जेल हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ें। तो इस तरीके से 3 तरीके हैं, बाय रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। उसकी कंडीशन हम लोगों ने देख ली है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, अब देखिए वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरू में ही कि इंडिया सिटीजनशिप कौन सी वो करता है, सिंगल सिटीजनशिप। तो इसमें क्या, यूएसए डुअल सिटीजन, बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया सारे सिंगल सिटीजनशिप को वो करते हैं, मान्यता देते हैं, यानी कि डुअल सिटीजनशिप वहाँ पे नहीं है यूएसए में। और कहाँ पे थी, स्विट्जरलैंड में हमारे ये डुअल सिटीजनशिप है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट टू प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कंडीशन वो कौन सा है कि जिसके थ्रू, और हु ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन, तो ये
तो ये हम जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये डिस्कस किया, प्रोविज़न जब डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिकल 11 क्या था। आर्टिकल 11 में ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट को कि जो सिटीजनशिप की पूरी प्रोविज़न्स है ना उन्हें लॉ के थ्रू रेगुलेट कर पाए। मीन्स कि आर्टिकल 11 की पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप थ्रू लॉ। तो ये कौन करता है? पार्लियामेंट। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है, प्रेसिडेंट का भी ये काम नहीं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जॉइंटली, नहीं ऐसा नहीं है। सीधे सीधे आर्टिकल 11 में क्या लिखा गया? सीधे सीधे आर्टिकल 11 में लिखा गया है कि ये पावर पार्लियामेंट को दी जाती है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। तो ये पार्लियामेंट को है। तो यहाँ से हम लोग ये डिस्कस, अगर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है तो सिंपल सी बात है कि ये यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है। फिर इसे किसका कंट्रोल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। पार्ट कौन सा है सिटीजनशिप? पार्ट सेकंड, आर्टिकल 5 to 11। और ये बात लिखी कहाँ गई है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ये है आर्टिकल 11 में। जब आप इसे पढ़ेंगे आर्टिकल 11 को तो उसमें से आपको पता चलेगा कि ये पावर अब दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पार्लियामेंट को कि वो पूरे जो प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड उन्हें रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ओनली वन सिटीजनशिप, सही बात है। वन डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट की, मतलब आप एक ही डोमिसाइल आपके जहाँ आप पैदा हुए हैं, ठीक है। सिटीजनशिप बाई बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमारी बात रह गई थी डिस्कस करने को, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले। कि क्या होता है ना कि हमारे जो मतलब इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है कि प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए वो सिटीजन चाहे बाय बर्थ हो या थ्रू नेचुरलाइजेशन कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। बट यूएसए में क्या होता है ना, यूएसए में वही इंसान वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है जो कि बाय बर्थ उसे सिटीजनशिप मिली हो यूएसए की। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो बाय बर्थ वहाँ का यूएसए का सिटीजन है। तो इसमें इंडिया और यूएसए में क्या डिफरेंस है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी बन सकता है, चाहे वो मतलब उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन ये नहीं होती है कि बाई बर्थ ही वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। वो चाहे बाई बर्थ हो या बाई नेचुरलाइजेशन हो, किसी भी तरीके से वो इंडियंस मतलब वो चुनाव लड़ सकता है प्रेसिडेंट के लिए। और यूएसए में क्या है कि वो जो भी चुनाव लड़ेगा वो वहाँ का बाई बर्थ सिटीजन होना चाहिए यूएस का। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो पहला स्टेटमेंट तो सही हुआ। अब दूसरा, सिटीजन बाई बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट विद रेफरेंस टू इंडिया बात कर रहा है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा गलत हुआ, तो 2 ऑप्शन हमारे तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, एक ये। अब बचा 1 और 1 3। तो 1 तो डेफिनेटली सही है। अब इस हिसाब से अगर 1 हमें पता भी नहीं होता, वो 2 अगर पता होता तो सोचिए ना कि 2 अगर एलिमिनेट हमने किया तो 1 और 1 3 दोनों में 1 1 तो है ही, मतलब 1 तो पक्का क्लियर हमारा ये है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो डिप्रीवेशन में क्या था कि किस तरीके से डिप्राइव हो, अगर मान लीजिए कि यही फॉरेनर क्या करता है कि इंडियन सिटीजनशिप लेता है और नेक्स्ट 5 ईयर के पीरियड में किसी 2 साल के लिए इसे जेल हो जाती है किसी दूसरे कंट्री में, तो इसे डिप्राइव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ कैन नॉट बी डिप्राइव्ड, तो ऐसा नहीं है, कैन बी डिप्राइव्ड, ये होना चाहिए कैन बी डिप्राइव्ड। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 सही होगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, हमेशा ये चीज़ हम लोग देखेंगे। बहुत मतलब एक एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट भी, अगर ये कैन नॉट अगर मिस हो गया ना तो ये पूरा गेम ही पलट जाएगा, मतलब पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है। हाउ मेनी ईयर डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू बी रिसाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट
1955। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि जब बाई नेचुरलाइजेशन की जब हम लोग बात कर रहे थे, जब नेचुरलाइजेशन में बात कर रहे थे, तो नेचुरलाइजेशन में हमें या रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर वो हम कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जब मतलब अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात हो रही है ना, तो उसमें क्या था रजिस्ट्रेशन के केस में कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये 7 years का कंसेप्ट इसमें दिया गया कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उससे अगर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो कम से कम जो रजिस्ट्रेशन करने के एप्लीकेशन डालने से पहले कम से कम 7 साल वो इंडिया में ऑर्डिनरी तरीके से रहे। तो इसका आंसर होगा 7 year। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी ये पूछे कि पर्सन ऑफ इंडियन नीड टू रिसाइड इन टू बिकम से, ये लिखा कहाँ गया सिटीजनशिप के, क्योंकि पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल वो बताता था कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से लोग सिटीजनशिप थे, सिटीजनशिप किनको किनको मिली। उसके बाद जितने भी प्रोविज़न थे वो कौन रेगुलेट करता था, किसको पावर दी गई, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 इनेक्ट किया और उसमें ये रजिस्ट्रेशन के लिए क्राइटेरिया बताई कि कोई भी मतलब जो है किस बाहर का इंसान, चाहे पर्सन, मतलब कोई भी इंसान जो है, कोई भी पर्सन जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है एप्लीकेशन के माध्यम से इंडियन सिटीजनशिप के लिए, लेकिन उसके लिए ये फॉलोइंग कंडीशन है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अगर सिटीजनशिप अगर इंडिया की लेनी हो तो उसे कम से कम 7 साल तक ऑर्डिनरी तरीके से इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया इज ट्रू। इफ़ अ ट्रू पूछा है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखें। इफ़ अ पर्सन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री बाय इन्फॉर्मिंग इंडियन गवर्नमेंट देन हीज सिटीजनशिप विल नॉट बी रिवोक्ड। तो ये अगर इन्फॉर्म कर रहा है मतलब डिक्लेयर कर रहा है, तो ये तो भाई वो चीज़ उसमें क्या हुई थी कि ऐसे केस में, क्योंकि हमारी जो इंडियन पूरा सिस्टम है उसमें सिंगल सिटीजनशिप की ही मतलब वो है, तो वो चाहे डिक्लेयर करे तो, लेकिन ऐसे केस में जब वो पता चलता है तो उसकी वो टर्मिनेट कर दी जाती है, इंडियन सिटीजन टर्मिनेट कर जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। क्या है, इफ़ अ पर्सन देन इज विल नॉट पूछा। देखिए अब यहाँ पे इसी तरीके से गलती होती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे पूछा विल नॉट बी रिवोक्ड, बट दिस कैन बी रिवोक्ड। डिफरेंस क्या है, दिस कैन बी रिवोक्ड। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। अब देखते हैं वो ऑप्शन 1 अगर, तो ये तो हमारा क्या पूछा था, ट्रू पूछा था। तो अब देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर सिटीजनशिप एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिटीजनशिप फॉर पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया ओनली। तो ऐसा नहीं है, उसमें जब कमेंट्स किया गया ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये भी बताया गया कि कौन कौन से वो मतलब पाकिस्तान से आए हुए लोग वो हैं जो आए हुए हैं, उनसे उनकी सिटीजनशिप कैसे होती है। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन गया, अच्छा थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर सिटीजनशिप फॉर इंडियंस इन अब्रॉड इफ देयर प्रोवाइडेड फॉर सिटीजन्स फॉर इंडियन इन अब्रॉड if their father or grandfather were born in India and registered in respective consular representative in country of residence। भाई डुअल सिटीजनशिप की बात ही नहीं करता इंडिया, तो पहली बात तो ये कि ये गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर सिटीजनशिप एट द, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है कि प्रोवाइडेड फॉर सिटीजनशिप एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिटीजनशिप फॉर पर्सन ऑफ डोमिसाइल इन इंडिया ओनली। ऐसा नहीं है, जो पाकिस्तान से भी लोग माइग्रेट हुए थे तो उनको भी बताया गया था कि ये डेट और इस डेट से रिलेटेड, मतलब इस डेट से पहले अगर आए तो उनको अब वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो इसमें आंसर क्या हुआ, नन ऑफ द एबव, क्योंकि क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन पूछा है, ट्रू पूछा है, तो इसमें कोई ट्रू नहीं है, तो इसमें नन ऑफ द एबव आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, करेक्ट पूछा है। No person shall be citizen of India by virtue of Article 5 or deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। अच्छा, जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे तो आर्टिकल 9 हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 9 में क्या है, आर्टिकल 9 में उसमें लिखा गया सीधा कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ Article 5 और Article 6 और Article 8 इफ़ ही हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजन्स ऑफ एनी फॉरेन। तो यही तो आर्टिकल 9 है, यही आर्टिकल 9 है, ये ऑप्शन सही हुआ हमारा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटेड इन। तो ये किस में लिखा गया? ये आर्टिकल 11 है, तो सीधा सीधा इसमें आर्टिकल्स पूछे गए हैं, तो ये भी बात सही है। अब इसमें यहाँ से हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, पार्ट कौन करता है? पार्लियामेंट पूछता है, पार्लियामेंट कर सकता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कौन रेगुलेट करता है, वो करता है पार्लियामेंट। चाहे एक्विजिशन मतलब पूरा जो भी प्रोविजन है सिटीजनशिप से रिलेटेड, कौन रेगुलेट करता है? पार्लियामेंट। तो बोथ आंसर इसके सही हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और सिटीजनशिप इफ़ ही और सी रिनाउंसेस सिटीजन, सही बात है। वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, तो ऐसे केस में टर्मिनेट किया जाता है। मैरिज द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, भाई इससे तो थोड़े नहीं होगा, क्रिटिसाइज। ये लग रहा है क्वेश्चन फिर से वो रिपीट हो गया है, मतलब इसी उसमें गलती से, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 ओनली होगा, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल। अच्छा, इसमें हम लोग और देख लेते हैं कि ये डेप्रीवेशन, ये तो रिनंसिएशन से हो गया, इसका रिनंसिएशन से, जिसमें वो खुद डिक्लेयर करता है कि वो, या टर्मिनेशन से। और तीसरा कंडीशन क्या था? डेप्रीवेशन में सर्टेन कंडीशंस दी गई थी, जैसे कि अगर किसी सिटीजन ने दूसरी कंट्री के मतलब सिटीजनशिप जो इंडियन सिटीजन फ्रॉड के थ्रू ली है, या कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयलिटी दिखाई है, या अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वॉर, या द सिटीजन हैज़ विद इन 5 ईयर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से डिप्राइव मतलब सिटीजनशिप सिटीजन लूज़ करता है। अब ये बात है कि इंडियन कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्टेड फ्रॉम, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि ये इंग्लैंड से अडॉप्ट की गई थी, क्योंकि यूएसए में तो डुअल सिटीजनशिप है, और कनाडा फ्रांस से हम लोगों ने दूसरे प्रोविज़न लिए थे। ये जो सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट है इंग्लैंड। और बाकी हम लोग ये चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में, तो वो आप लोग वीडियो देखें वहाँ कि कौन कौन से कंट्री से कौन कौन से मतलब वो प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए हैं। अब अच्छा, ये बात आती है, द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाज इंटर्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट इन। तो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ना, ये नया मतलब वो जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे उसमें कि सिटीजनशिप के लिए। और इसमें एक कमेटी बनाई गई थी जो मतलब इंडियन डायस्पोरा के मतलब उसमें LM सिंघवी के, जिन्होंने ये क्या रिकमेंड किया था कि 1955 एक्ट में वो क्या हो कि कौन सी कमेटी, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि LM सिंघवी कमेटी बनाई गई थी। LM सिंघवी कमेटी बनाई गई थी, जिसने रिकमेंड किया था कि 1955 के सिटीजनशिप 1955 के एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए, और जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, वो किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें डुअल सिटीजनशिप टाइप का कुछ दिया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 ले आया गया। इसमें कि अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंड किया गया था। अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जिसके थ्रू कंसेप्ट लिया गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट। और इसने क्या किया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 हैज़ मेड द प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, और 2000 मतलब उसने क्या शुरू में क्या प्रोविज़न किया कि 16 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताया कि जहाँ के लोगों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मतलब एक स्टेटस दिया जाए उन मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के दूसरे कंट्री में उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की एक स्टेटस दिया जाए। उसमें ये बताया गया था कि बाकी 16 कंट्री स्पेसिफाई की गई थी कि इन 16 कंट्री से होगा, बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं होगा। बाद में 2005 में फिर से अमेंडमेंट किया गया, 2005 में फिर से अमेंडमेंट किया गया, और उस टाइम बताया गया कि अब किसी भी कंट्री में जहाँ भी हमारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन पीपल अगर हमारे किसी भी कंट्री में है एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान,
इसके लोगों को हमारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का स्टेटस नहीं मिलेगा, बाकी हर कंट्री के लोगों को मिलेगा। ये 2005 में अमेंडमेंट करके, पहले 16 कंट्री के, और कौन सी कमेटी के उस पर हुआ था, एल एम सिंघवी कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसने रिकमेंड किया था इस चीज़ को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, तो ये 2003 इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्लियामेंट हैज़ गिवन पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये अब हम लोगों ने देखा है, अभी जस्ट क्वेश्चन देखा था उसमें और डिस्कस भी किया था, आर्टिकल 11। आर्टिकल 5 क्या बात करता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हमारे सिटीजन होंगे। आर्टिकल 7 क्या वो कर रहा था, आर्टिकल 7 जो माइग्रेंट आए थे पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान माइग्रेट करके चले गए, उनके कुछ राइट्स, सिटीजनशिप राइट थे, वो दिए गए थे। फिर आर्टिकल 9 में क्या था कि अगर कोई भी पर्सन हो और वो वॉलंटरली एक्वायर कर रहा है सिटीजन किसी फॉरेन कंट्री की, फॉरेन स्टेट की, तो वो आर्टिकल 5, 6 या 8 के थ्रू सिटीजनशिप अपनी लूज़ कर देगा। आर्टिकल 11 क्या है, ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द, मतलब अंडर दिस आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अभी रिसेंटली बिल पास हुआ, तो ये तो खैर मतलब ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि किसके। तो अभी रिसेंटली 2019 में अमेंडमेंट बिल ले आई गई थी। उसके प्रोविज़न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसके प्रोविज़न क्या क्या थे। तो उसमें क्या हुआ था, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया था। इसमें क्या बदलाव किया गया था कि कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडिया में हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन उस इलीगल इमिग्रेंट्स की कुछ कंडीशंस थी जो कि फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वो क्या था कि ये क्या करता है, फास्ट ट्रैक करता है सिटीजनशिप के पूरे उसको कि किस तरीके से ग्रांट किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हम लोगों ने वो कर लिया था। तो इन इलीगल इमिग्रेंट्स की कंडीशन थी कहाँ मतलब 3 कंट्रीज से होने चाहिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 कंट्री के अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट हो और वो किसी भी इन हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन, 1 2 3 4 5 6 इन 6 कम्युनिटीज़ से बिलोंग करे। कौन कौन से, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियनिटी, इन यानी कि नॉन मुस्लिम्स। ये अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हुए हैं और इन 6 कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, इसके साथ ही साथ अगर वो कौन सी एक डेट रखी 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में रह रहे हैं, तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि ये कट ऑफ डेट रखी गई कि इसके पहले इंडिया में इंटर कर चुके हों, तो क्या होगा, उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी, यहाँ के इंडियन सिटीजनशिप। तो इसमें अब जैसे हम लोगों ने वो क्या किया था, एक देखा था कि पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन क्या होता है, कम से कम पीरियड, मतलब उसमें कितना पीरियड होता था, उसमें 11 ईयर्स कम से कम रहना पड़ता था इंडिया में। तो इसने क्या किया ना, इस अमेंडमेंट ने क्या किया, इन पर्टिकुलर इलीगल इमिग्रेंट जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हों, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हों और 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में इंटर किए हुए हों और तब से रह रहे हों, तो उनके लिए जो पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन है ना, वो रिड्यूस करके मात्र इनके लिए 5 ईयर्स के लिए कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ध्यान रखें कि उन्हें ये वाली जो क्राइटेरिया थी जो पहले 11 ईयर्स के लिए थी, अब मात्र 5 ईयर्स के लिए कर दी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि ये जो है ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो ले आया गया 2019 में, तो ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से आर्टिकल, मतलब कौन से एक्ट में वो किया गया था। तो ये अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट कौन सा आया था, 1955। उसी में तो अभी तक आज तक अमेंडमेंट होता है, 2003 में, 2005 में,
2019 में ये हुए। अच्छा, और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2019 में, इसकी एक ख़ास बात है, वो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये ट्राइबल एरिया जो है ना, ट्राइबल एरिया जैसे कि मतलब कार्बी एंगलोंग वाला, गारो ये वाला जो हुआ मेघालय में, या त्रिपुरा में जो ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, या सिक्स शेड्यूल एरिया कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी ट्राइबल एरियाज़ है ना, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। और साथ में कौन कौन क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस के लिए वो किया गया था। कहाँ कौन कौन सी 3 कंट्रीज से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से। कौन सी डेट रखी गई थी? 31 दिसंबर 2014 से। ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? 6 शेड्यूल एरिया में, यानी कि अरुणाचल 6 शेड्यूल एरिया में, और ऐसी एरिया में जहाँ पे इनर लाइन परमिट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहीं किसी और लेक्चर में। यहाँ पे हम लोग इनर लाइन परमिट एरिया में, जहाँ पे जैसे अरुणाचल हुआ, इनर लाइन परमिट एरिया, बस ये जान लीजिए ना, कोई इंडियन सिटीजन हो किसी दूसरे पार्ट से आ रहा हो, जैसे नॉर्थ से, अगर यूपी, बिहार, उत्तराखंड या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, किसी महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट से, उस स्टेट में, इन स्टेट्स में जा रहा है जहाँ पे अरुणाचल हुआ, मिजोरम, नागालैंड, तो उन्हें परमिट लेनी पड़ती है कि हम इतने टाइम के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे, तो वो परमिट की, तो ऐसी जहाँ जहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ती है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। और बाकी रही बात कि ये पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन कितना रिड्यूस करके किया गया था, तो 11 ईयर से 5 ईयर्स रिड्यूस कर दिया गया था। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। कौन से ईयर में? 2019 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? तो इट अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955, सही बात। प्रोवाइड फॉर इंडियन सिटीजन टू परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मेनली मुस्लिम। अगर पूरा देखिए स्टेटमेंट पढ़ना क्यों जरूरी, मेनली मुस्लिम बोला है, नहीं, कौन कौन से होने चाहिए? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इन 6 कम्युनिटी के होने चाहिए। और वो माइनॉरिटीज़ में, और क्यों अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से वो किया गया? क्योंकि वहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ में थे और उन्हें रिलीजियसली वो परसिक्यूट किया जाए, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेनली मुस्लिम की बात की गई, तो ये नहीं, गलत आंसर, तो पहला आंसर ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ आर एलिजिबल फॉर द फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप अंडर द? तो फास्ट ट्रैक क्यों, मतलब फास्ट ट्रैक वाली बात कहाँ से आई? क्योंकि जो नेचुरलाइजेशन वाला पीरियड था ना, जो पहले 11 ईयर, उसे 5 ईयर घटा कर दिया गया है, तो इसलिए फास्ट ट्रैक हो गई है उनके। कौन कौन से थे? मुस्लिम फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, नहीं, ये तो नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे। कौन कौन से? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, फ्रॉम कौन कौन सी कंट्री? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये तो सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन, ओनली हिंदूज, ऐसा गलत है। ओनली हिंदूज एंड सिख फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नहीं। ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज़, नहीं, केवल 6 कम्युनिटी। ऑल रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम भी आएंगे, लेकिन वो नहीं थे, ओनली 6 कम्युनिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अप्लाइज टू विच जोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया? ओनली जम्मू एंड कश्मीर, गलत। ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट, ये सही है। और वो कौन से सर्टेन एरिया? इनर लाइन परमिट वाली एरिया, ट्राइबल एरिया जो है, 6 शेड्यूल एरिया जो है, इनमें यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ओनली असम, गलत है। ओनली द नॉर्थ, नहीं, गलत। ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारी चीज़ रही इस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और रीजन वर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन एंड इनर लाइन परमिट? 6 शेड्यूल और इनर लाइन परमिट की बात हो रही है। तो असम, वेस्ट बंगाल तो इन दोनों में ही नहीं आता, तो ये ख़त्म कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर दोनों में नहीं आता, ये भी ऑप्शन ख़त्म। नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल, तो इसमें 6 शेड्यूल वाले एरिया कौन कौन से हैं? 6 शेड्यूल वाले असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो मिजोरम 6 शेड्यूल में आ गया, और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हमारे इनर लाइन परमिट में आ गया।
तो ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज द रिड्यूस्ड टाइम पीरियड फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजन फॉर एलिजिबल रिफ्यूजीज फ्रॉम द अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो ये 3 कंट्री हम लोग ध्यान रखेंगे, कौन कौन से 6 कम्युनिटी भी ध्यान रखेंगे, डेट, और उसके साथ ही ये फास्ट ट्रैक वाली क्यों बात की गई, क्योंकि रिड्यूस कर दिया गया वो टाइम पीरियड नेचुरलाइजेशन का। तो वो पहले कितना था 11 ईयर्स, अब कितना कर दिया 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग, तो इस तरीके से हम लोगों ने सिटीजनशिप में जो भी लगभग मेजर क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन कर मतलब पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में, वो डिस्कस कर लिया गया है। सिटीजनशिप से लगभग हमारा कवर है। अब कुछ बात रहेगी थी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या उस कार्ड होल्डर वाले उससे, तो कार्ड होल्डर वाले से कि हम लोग उसमें बस एक चीज़ बस ध्यान रखेंगे ना, पर्सन ऑफ ओरिजिन मतलब जो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और पर्सन मतलब ये जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कार्ड स्कीम जो पहले 2005 में इंट्रोड्यूस की गई, उसे मर्ज कर दिया गया 2015 में, और एक सिंगल सिस्टम बनाया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर की। तो वो उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन पीसीएस में नहीं आया, यूपीएससी में आया है, तो वो चीज़ें खैर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिटीजनशिप से रिलेटेड मेजर क्वेश्चन जो कि पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो कवर किया। और आप लोग रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, और जल्दी हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी, नेक्स्ट वीडियो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी पे होगी, और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए उन लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।